दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए द एग्ज़ाम पोर्टल के सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। और जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम बेहतर तरीके से देखने वाले हैं और फटाफट तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है सेनेगल की राजधानी कहाँ है। जी, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो सेनेगल की राजधानी की बात करें तो सेनेगल की राजधानी है डकार है। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? सेनेगल की राजधानी डकार है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है बिस्के की खिलाड़ी किन दो देशों के बीच में अवस्थित है। बिस्के की खाड़ी किन दो देशों के बीच में अवस्थित है। तो बिस्के की खाड़ी जो है किन देशों के बीच में अवस्थित है, तो ये फ्रांस एवं स्पेन के बीच में है। बिस्के की खाड़ी की बात करें तो बिस्के की खाड़ी जो है फ्रांस और स्पेन में के बीच में है। फ्रांस और स्पेन के बीच में बिस्के की खाड़ी अवस्थित है। अब तीसरा नंबर सवाल को देखेंगे। सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है। सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है। यह शहर किस झील के समीप अवस्थित है? किस झील के समीप अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूरॉन झील। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूरॉन झील हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूरॉन झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही विकल्प। अब वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक ठो इसमें कौन सा है जो गलत है, इसको हमको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ततार उज्बेकिस्तान ये सही है। ये सही है। ये ततार जो है उज्बेकिस्तान में है, सही है। माओरी न्यूजीलैंड में है, ये भी सही है। लेप्स सामी यूरो का टुंड्रा प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है डी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी का जो है क्वेश्चन ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। तो निम्नलिखित में से किसने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की है? निम्नलिखित में से किसने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की है? 5 नंबर क्वेश्चन को का आंसर हम लोग देखें तो 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा स्ट्रैबो ने, यानी कि भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने की है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मंचूरियन मैदान जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। और दूसरा कथन है कांटो मैदान चीन के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? ना तो 1 होगा ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, यानी कि दोनों कथन जो है गलत है। दोनों कथन गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे ध्यान से। किस तापमान पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है? उसे कहते हैं, किस तापमान पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं? तो 7 नंबर का आंसर देखेंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ओसांक बिंदु। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओसांक बिंदु हम लोग कहते हैं। इस प्रक्रिया को ओसांक बिंदु कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। पलक दिल तम दिल एवं रुग दिल झील किस राज्य में है? पलक दिल तम दिल एवं रुग दिल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये अवस्थित है मिजोरम में। ये अवस्थित है
कहाँ पे अवस्थित है? ये मिजोरम राज्य में अवस्थित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे और देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। और आप लोग लगातार इस पर ध्यान बनाए रखिएगा। और निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें असत्य का चयन करना है, यानी कि 3 सत्य है, बाकी असत्य है। तो जो सत्य है उसको भी याद रखना है, क्योंकि सत्य वाले याद रखेंगे तो असत्य अपने आप लोग को आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो मालवा का पठार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का हिस्सा है। बी नंबर, दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। यह इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें कह रहा है इसमें से असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, इसमें से जो भी कथन है सब कथन सत्य है, तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है, जिस पर कोडाइक नाल नामक हिल स्टेशन है। अब दूसरा में ऑप्शन में देखिए, पश्चिमी घाट कृष्ण कावेरी तथा तुरंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। तीसरा नंबर देखिए, बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब देखिए 10 का आंसर देखिए, तीनों सही है। 10 का आंसर यदि हम देखें, 10 का आंसर यदि देखें तो ये तीनों सही है, तीनों सही है। यानी कि जब तीनों का तीनों सही होगा तो देखेंगे तीनों का तीनों किस ऑप्शन में, तो सी नंबर में देखेंगे 1 2 3, सी नंबर को आंसर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पांगसाड दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? पांगसाड दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो पांगसाड दर्रा की बात करें तो ये जो है दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे, जब सभी दिशाओं से नदियाँ जाकर किसी झील में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? जब सभी दिशाओं से नदियाँ जाकर किसी झील में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? अरीय प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप। ये चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन मोस्ट सुटेबल है, कौन सही आंसर हो सकता है। तो इसका हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। क्या होगा? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। ककोलत आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, कलोल तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कलोल तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार? तो 13 का आंसर देखेंगे, कलोल तेल क्षेत्र जो है कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। कलोल तेल क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखेंगे, कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी कि बाकी सब सत्य है, एक ऐसे ऑप्शन होंगे जो सत्य नहीं है। तो इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरात गुजरता है। क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा, जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया। तो 14 का आंसर देखेंगे, 14 का आंसर हो जाएगा सत्य नहीं है, पूछा है इसमें सत्य नहीं है, तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। ये ऑप्शन जो है क्या है? गलत है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को,
निम्नलिखित में भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? इसमें से दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन है? कांडला, बी कोचीन, सी पारादीप, डी ममारगांव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कि सबसे ज़्यादा गहराई वाला बंदरगाह कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर पारादीप। सी नंबर पारादीप हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 ऐसे हैं जो सही सुमेलित होंगे, 1 ऐसे होंगे जो सुमेलित नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में, आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में नहीं है। जबकि ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य में है। इस बात को जानिए, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 गंग नहर, ऑप्शन नंबर बी सिकरी नहर, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा गोदावरी नहर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा गंग नहर। सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन है? गंग नहर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह है? भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह क्या है? 18 का देखेंगे, इसमें ऑप्शन है हनुमान मंदिर, पश्चिमी घाट, बी नंबर देखेंगे पश्चिमी घाट, सिंह पुच्ची मकाक, सी में देखेंगे असम का मंथर लोरिस, डी नंबर असम का श्वेतभौम गिब्बन। तो गिब्बन आप पहले भी कभी पढ़े होंगे। गिब्बन जो है ये क्या है? मानवाभ कपि है, माने मानव से मिलता जुलता है। कौन सा है? गिब्बन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? रिमोट सेंसिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? रिमोट सेंसिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन इसका 19 का जो है, 19 का जो आंसर होगा डी होगा। 19 का आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग क्या कहता है? रिमोट सेंसिंग में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी से वरीयता दी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जानी चाहिए, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी से वरीयता दी जानी चाहिए। कारण 2, कारण आर दिया हुआ है, हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। अब नीचे दिए गए कूट हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। बी में देखिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी में ए सही है किंतु आर गलत है। डी में ए गलत है परंतु आर सही है। तो 20 का देखेंगे तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है
आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है, आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, यानी कि कथन कारक दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है ऐसा प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? तो इसका एक ही कारण है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए जो है जो सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, 21 का क्वेश्चन नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 21 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिर जाते हैं तो क्या होगा? यानी कि 22 का आंसर देखिए, पंख जो है सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, बी रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी। अब देखिए सी लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, डी तीनों एक साथ ज़मीन पर गिरेगी। देखिए जब निर्वात की बात की जाए, निर्वात में यदि कोई भी विभिन्न तरीके की वस्तु गिराई जाएगी तो निर्वात में वहाँ पे जो है तीनों चीज़ जो है एक साथ गिरेगी, यानी कि तीनों एक साथ गिरेगी। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, 22 का आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, बी हरा प्रकाश, सी लाल प्रकाश, डी पीला प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि जो नीला प्रकाश होता है उसका जो है उसमें ऊर्जा क्या होता है? उच्च ऊर्जा होता है। नीला प्रकाश में ऊर्जा उच्च होती है, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही विकल्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? म्यूजिक कंसर्ट जो नॉइज़ है वो नहीं हो, उसके लिए दीवारों को क्या करना चाहिए? जो शोरगुल है, जो नॉइज़ ना हो आए, उसके लिए हम जो है दीवारों को किस तरह से करें? उसके लिए अब देखिए उसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, बी ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो इसका आंसर देखेंगे 24 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। यानी कि देखेंगे आप कि दीवार में जो है बहुत से चीज़ लगाए जाते हैं जो कि नॉइज़ को जो है एब्जॉर्ब करके रखे। तो ये जो है 24 है, 24 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, दीवार ऐसी होनी चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अशुद्धियाँ के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई शुद्ध जल है उसमें अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं, या मान के लिए नमक ही मिला दी जाती है, कुछ भी मिला दी जाती है, तो अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी वही रहता है, डी कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा, जब किसी भी शुद्ध पदार्थ में द्रव में कोई अशुद्धि मिला जाएंगे तो उसका क्वथनांक पर जो असर पड़ेगा वो क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? कौन से जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता? आयरन, बी लेड, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। तो 26 का आंसर हो जाएगा लेड। क्या है? जल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता है। 26 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा बी, लेड जो है अभिक्रिया नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में जो प्रयोग करते हैं, इसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? लैंपों में किन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है,
नियॉन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। सड़कों पे देखे होंगे जो लैंप लगा रहता है, बत्ती लगी रहती है, उसके अंदर जो होती है लैंप के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है उसके अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर देखेंगे तो उसमें जो है सोडियम भरा रहता है। उसमें क्या भरा रहता है? सोडियम भरा रहता है। जो सड़क पे पीले लैंप में बत्ती होती है उसके अंदर क्या होता है? सोडियम भरा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। ताम्र संदूषण से बचने के लिए, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किसकी धातु की परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की जो है परत चढ़ाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। रांगे टीन की, बी जस्ते की, सी एल्युमिनियम की, डी शीशे की। तो इसका आंसर हो जाएगा रंग यानी कि टीन का परत चढ़ाया जाता है। किसका परत चढ़ाया जाता है? टीन का परत चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक संनेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसमें से जो भी चीज़ है जिसको संनेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर है क्यूप्राइट, बी नंबर है ग्रेफाइट, सी नंबर है हेमेटाइट, डी नंबर है क्रायो। तो अब देखेंगे 29 का। 29 का जो आंसर है, 29 का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। संनेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो देखिए, अवशोषण के द्वारा, बी अधिशोषण के द्वारा, सी स्कंदन के द्वारा, डी अपोहन के द्वारा। तो अब 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को जो है शुद्ध करती है। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे जो है फिर हम लोग देखेंगे, आगे फिर देखेंगे 30 से यानी कि 31 के बाद हम लोग फिर देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं इस सेट में। सेट नंबर 3 में कुल 100 प्रश्न हैं। आज जो है 30 प्रश्न हो पाया है। आगे जो है और फिलहाल जो है अगले पार्ट में इसको हम लोग पूरा डिटेल से विस्तार से इसी तरह करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब देखिए इसमें दिया हुआ है सूची 1 में, देखिए ए के सामने वॉशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी कास्टिक सोडा कॉपर सल्फेट, नीला थोथा सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो सोडियम कार्बोनेट। इसमें से देखना है कि कौन सा जो है आपका सही सुमेलित है। सही सुमेलित है तो देखना है सही सुमेलित कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है। तो वॉशिंग सोडा की बात करें, वॉशिंग सोडा की बात करें तो आपको देखिएगा यहाँ वॉशिंग सोडा की बात करें, सोडियम कार्बोनेट है जो है वॉशिंग सोडा, यानी कि ए का 4 हो जाएगा वॉशिंग सोडा। और जो बी का जो है कास्टिक सोडा का प्रयोग जो है, कास्टिक सोडा का प्रयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है। और देखेंगे सी का जो है नीला थोथा कॉपर सल्फेट में होता है। और हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है। यानी कि इस अनुसार जो है मेरा जो आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है ऑप्शन सही होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 32 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए पारिस्थितिकी विज्ञान, बी आनुवांशिकी, 3 जननांगी, डी वायरस विज्ञान। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका जो सही विकल्प होगा 32 नंबर सही जननांगी जो है ये जो है
मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि तीन सही सुमेलित है, एक जो है सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल, ए रेटिनॉल जीरोप्थेमिया, बी नियासिन पेलाग्रा चर्म रोग जिसको कहते हैं, सी कोबालामीन संघातिक रक्तालाप, डी राइबोफ्लोविन बेरीबेरी। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो राइबोफ्लोविन बेरीबेरी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है ये सारा का सारा जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन से है? तो सीधी बात है कि रेनिन एंजाइम होता है जो बच्चों में अक्सर जो है पाया जाता है। इसलिए बड़े जो आदमी होते हैं वो दूध को नहीं पचा पाते हैं। अधिक दूध यदि बड़े आदमी पी ले तो वो नहीं पचा पाते हैं। तो दूध में जो होता है ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो बच्चों में अक्सर देखा जाता है। इसलिए बच्चे जो है दूध को पचा लेते हैं आसानी से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया? ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कोशिका द्रव में ग्लूकोज 4 कार्बन अणुओं वाले पायरुवेट में विखंडित होते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होते हैं। 3 नंबर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिएगा वो हो जाएगा, आप इसमें से चुनाव कर सकते हैं, यानी कि 2, 3। अब देखेंगे 2 और 3 किस ऑप्शन में है? तो सी नंबर ऑप्शन सी में देखेंगे 2 और सी आता है। तो ग्लूकोज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो 2 और 3, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। जबकि कोशिका द्रव में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होती है। ये गलत है, बाकी ये सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से 36 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? निम्न में से किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें है मेढक, मत्स्य, मानव एवं केचुआ। केचुआ है, केचुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 7 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि आधान में रक्त के प्रकार के साथ साथ निम्न में से किसकी संगत होना चाहिए, यानी किसकी मिलान होनी चाहिए? ए नंबर RH कारक का, सफ़ेद कोशिका की संख्या का, और जो है देखेंगे दाता और प्राप्तकर्ता के वंश में, और क्वेश्चन नंबर जो है 37 का देखेंगे ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, लाल कोशिकाओं की संख्या का। इस चारों में से किसको संगत यानी कि किसको मिलान किया जाता है, किसका मिलान किया जाता है? तो इसको देखेंगे तो इसमें देखा जाता है RH फैक्टर की जानकारी ली जाती है कि RH फैक्टर है कि नहीं, RH फैक्टर मिल रहा है कि नहीं। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 38 नंबर देखेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित रखने एवं उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। और 2 में है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब 38 का आंसर देखेंगे आप, कूट में दिया हुआ है केवल 1 सही है, बी में है केवल 2 सही है, सी में 1 और दोनों सही है, डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो अब 38 का देखेंगे, 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की और हम लोग चलते हैं, फटाफट से देखेंगे। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु जो है इसमें मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु है मौजूद होती है? इंसुलिन में टीन, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। तो इंसुलिन में जो होता है जस्ता होता है। इंसुलिन में क्या होता है? जस्ता होता है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ए वृद्धिकारक हार्मोन, बी थायरॉक्सिन, सी पारावटु, डी उपरोक्त सभी। अब देखेंगे 40 का आंसर क्या हो जाएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? पारावाटु पाराथायराइड हार्मोन। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब देखें 41, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अरुणाचल प्रदेश के राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? 371 का गौ, बी 371 जौ, और सी 371 झौ, डी 371 घौ। 40 का जो है आंसर हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा ये 41 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। 41 का क्वेश्चन नंबर 41 का जो विकल्प होगा बी विकल्प जो है 371 जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष राज्य के प्रावधान को दर्शाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही सुमेलित है, 1 सही सुमेलित नहीं है। ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 में है, बी संघ राज्य क्षेत्र 5 में है, मूल कर्तव्य 51 ए में है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 4 में है। तो अब देखेंगे 42 का जो है सही सुमेलित कौन है? संघ राज्य क्षेत्र, ये जो है 5, ये गलत है, ये गलत है। बाकी जो है सब जो है सही है, ये गलत है और संगत है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलने की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलने की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, अनुच्छेद 375, बी अनुच्छेद 335, सी अनुच्छेद 262, डी अनुच्छेद 263। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 275। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलने की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 275 में। अब 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यदि मांग उचित हो तो निम्नलिखित में से कौन रिट जारी करने हेतु बाध्य है? केवल उच्चतम न्यायालय, बी केवल उच्च न्यायालय, सी इनमें दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वहाँ जो है रिट जारी करने हेतु बाध्य हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी? एमाइल दुर्खिम, फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट ओवन, मैक्स वेबर। तो 45 का देखेंगे तो 45 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक एंजल्स हो जाएगा आंसर 45 का कोई विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अब 46 में क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा संबंधित सूची में अंततः स्थापित किया गया है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा संबंधित सूची में अंततः स्थापित किया गया है? विकल्प ए है 7वां संशोधन अधिनियम 1956, 26वां संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, 46 का आंसर हो जाएगा सी। अब 47 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक
कार्यपालिका का अंग है? कौन कार्यपालिका का अंग है? विधान परिषद का सदस्य, बी राज्यसभा का सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उप निरीक्षक पुलिस। तो 47 का देखेंगे तो 47 का जो आंसर हो जाएगा, 47 का जो आंसर हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा डी। कौन से कार्यपालिका का क्या है? अंग है। कौन है? उप निरीक्षक पुलिस जो है कार्यपालिका का क्या है? अंग है। 48 देखेंगे, 48 का देखेंगे, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका का शक्तियाँ किस में निहित है? एक मुख्यमंत्री में, बी मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में, सी राज्यपाल में, डी राज्य विधान मंडल में। जो 48 का जो आंसर होगा राज्यपाल में। संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 34। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। विधानमंडल का सदस्य बने रहने के लिए विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ए 1 वर्ष, बी 6 माह, सी 3 माह, डी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो देखेंगे कि 50 में क्या है, 50 का आंसर क्या है। तो ये बात शायद सभी कोई जान रहे होंगे कि ये 6 माह के अंदर जो है आपको जो है अपना जो है सिद्ध करना होता है, अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 50 क्वेश्चन आज हुआ है और आगे 50 क्वेश्चन हैं टोटल मिला करके। इस सेट नंबर 3 में 100 क्वेश्चन हैं। आज 50 क्वेश्चन हुआ है और इसके बाद अगला इसका क्वेश्चन नंबर सेट का सेकंड पार्ट आप लोगों के बीच बहुत जल्द आएगा, इसलिए बने रहिए और बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग पूरा करेंगे बिल्कुल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।